this is Surabhi Bhatia. I hope all of you are absolutely fine. Your weekend is going perfectly fine. And welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. और आज का सेशन जजमेंट्स इन करंट अफेयर्स ऑफ द वीक, जहां देश में इतना सब कुछ चल रहा है, दुनिया में तो चल ही रहा है। यूएस से इजराइल ईरान वॉर की वजह से हमारे यहाँ की कोल्ड ड्रिंक महंगी हो गई, उसमें हमारी डिमांड स्कैसिटी आ गई। सोच रहे होगे ना क्या बोल रहे हो यार मैम। बिल्कुल, यूएस से इजराइल ईरान वॉर चल रहा है, उसकी वजह से जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उस पे इम्पैक्ट हुआ है, ट्रांसपोर्ट्स पे इम्पैक्ट हुआ है। तो वहां से नहीं आ पा रहा है एल्यूमिनियम। और ये जो एल्यूमिनियम है ये यूज होता है, ये जो तुम्हारी फेवरेट डाइट कोक है ना, उसकी पैकेजिंग में। जिस वजह से डाइट कोक की डिमांड, सप्लाई की स्कैसिटी हो गई है इन सिटीज लाइक गुरुग्राम, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई। इसकी वजह से अब सोचो, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी वॉर की वजह से। पहले एलपीजी पे अटैक, वो तो हमने सह लिया, कोल्ड ड्रिंक का अटैक सह पाएंगे, मुश्किल है थोड़ा, है ना। उसके बाद वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस, हाईएस्ट वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट क्या होता है? वोटर टर्नआउट इज कि मैक्सिमम यहाँ पर, मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने लोग वोट करने आए, फॉर एवरी 100 पीपल, राइट। एंड दिस वाज द हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। पता है कितने वोटर्स आए? 91 पॉइंट समथिंग परसेंट, ऑलमोस्ट 92% वोटर्स यहाँ पर दे टर्न्ड अप टू कास्ट देयर वोट्स इन द वेस्ट बंगाल इलेक्शंस। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस पिछले एक साल से वैसे ही इतने ज्यादा न्यूज में बने हुए थे, एंड नॉट फॉर द राइट रीजंस। कभी इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट के हिसाब से, कभी यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की वजह से, कभी यहाँ एसआईआर प्रोसेस की वजह से। तो इन सब के बीच में वन पॉजिटिव न्यूज दैट कम्स आउट ऑफ द इलेक्शंस ईयर। उसके बाद बुंदेलखंड प्रोटेस्ट, बुंदेलखंड जिसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन एमपी, जो एक आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट। तो एमपी में जो नदियां हैं उसके लिए यहाँ पर एक केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, रिवर प्रोजेक्ट। उसके लिए जब भी लैंड एक्वायर होता है, डैम के लिए लैंड एक्वायर हुआ, कोई प्रॉपर कॉम्पेंसेशन नहीं प्रोवाइड किया गया, जो प्रॉमिस किया वो भी नहीं मिला। तो ऑलमोस्ट 7,000 फैमिलीज केम आउट एंड दे प्रोटेस्टेड, और उन्होंने यहाँ पे चिता आंदोलन किया। चिता आंदोलन मतलब कि वो यहाँ चिताओं पे लेटे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से अगर आपने हिलाने की कोशिश की, वी विल किल आवरसेल्व्स। क्योंकि हम यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ, ना तो हमें, हमारे पास प्रॉपर कॉम्पेंसेशन है। जो हमारा लाइवलीहुड था, ये लैंड था, वो भी आप लोगों ने ले लिया। देयर इज नो पर्टिकुलर पॉइंट कि हम कहीं और जाएं, कहीं शिफ्ट हो, कहीं और जाके अब फिर हम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करें। तो यहाँ पे इट हैज बीन मोर देन 15 days व्हेन द फैमिलीज आर हियर प्रोटेस्टिंग, राइट। अब यहाँ इन सब के बीच हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, सेक्शन 225 ऑफ बीएनएसएस के रिगार्ड्स में एक इंटरप्रिटेशन आया। वो प्रोविजन ऑलरेडी है, पर यहाँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजन में उन्होंने एक गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस इंटरप्रिटेशन को सही किया है, जो आपके बीएनएसएस के रिगार्ड्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर जो केस है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब भी हम ये कॉन्सेप्ट क्लास में भी पढ़ते हैं ना, तो हमेशा मन में आप लोगों के ये जरूर आता है, बहुत बार कमेंट बॉक्स में भी तुम डालते हो कि मैम ये कितना अनफेयर है, ये क्या चल रहा है। तो यहाँ पर डीएनए टेस्ट वर्सेस प्रिजम्पशन ऑफ पैटर्निटी के रिगार्ड्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले साल भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, इस बार भी आया है, ठीक है। और जजमेंट्स आ रहे हैं, एग्जाम भी पास आ रहा है, इसलिए बैच भी नया आ गया है फॉर क्लैट एंड एलेट, ठीक है। इफ यू हैव स्टिल नॉट वेंट थ्रू कि क्लैट एलेट के बैच में क्या क्या मिल रहा है, तो मैं फटाफट बता देती हूँ। लाइव क्लासेस तो हैं ही, लाइव क्लासेस में बस सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं है, केस लॉज भी यहाँ प्रॉपरली डिस्कस होते हैं। एवरी सैटरडे वी डिस्कस द केस लॉज, और उसके साथ साथ आपको टॉप 15 केसेस ऑफ द मंथ की समरीज प्रोवाइडेड होती है, टॉप 50 केसेस ऑफ द प्रीवियस मंथ की समरीज प्रोवाइडेड होती हैं, और लैंडमार्क केस की समरीज तो है ही।
and this is in addition to all the study material that you are getting, right? इतनी सारी चीजों के बाद यहाँ आपकी जितनी भी ये क्लासेस है रिकॉर्डेड सेशंस के फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं। आपके यहाँ 24/7 डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स है विच यू विल गेट ऑन टेलीग्राम, ठीक है। क्लैट पीजी, एलेट पीजी अपने आप में बहुत ही एक रिप्यूटेड एग्जाम है, एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है टू बिगिन विद। जब आप लॉ परस्यू कर रहे हो उसके बाद क्या रास्ता लेना है, आई गेस मास्टर्स इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू थिंक फॉर अहेड, चाहे आपको किसी भी आगे चीज में जाना है। और क्लैट से तो वैसे भी पीएसयू का रास्ता भी खुलता है, दैट इज अनदर वेरी बिग डील। अब करना यहाँ पर सिर्फ ये है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, एक बार बातचीत भी करनी है, कॉल करना ऑन 6363286363 और यहाँ पे आप LEACYT का कूपन कोड यूज करके 10% का ऑफ भी अवेल कर सकते हो, विच कैन बी वेरी वेरी सॉर्टेड। चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला केस दैट इज राजीव मेहता वर्सेस परमबीर सिंह का केस, 2026 का ये केस है जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 225 है। अब क्या है ये केस, इस केस में जो हमारा एपेलेंट है और जो रिस्पोंडेंट है उनके बीच में जो केस चल रहा है वो केस चल रहा है डेफेमेशन का, ठीक है। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो है मतलब जो कंप्लेनेंट है उन्होंने एक केस फाइल किया है डेफेमेशन का अगेंस्ट द एपेलेंट, ठीक है। हम यहाँ पे नाम लेके चल रहे हैं रिस्पोंडेंट एंड एपेलेंट। अब जब केस फाइल हुआ तो पॉइंट ये था, कोर्ट तक मामला पहुंचा, कंप्लेंट हुई तो मतलब मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने इंक्वायरी करी, कोर्ट ने इंक्वायरी करने के बाद कॉग्निजेंस ले लिया। अब यहाँ पर जो अक्यूज था उसका बोलना ये था कि नहीं ये इंक्वायरी गलत है या फिर कॉग्निजेंस लेना गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये अक्यूज्ड है ये कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं था। ज्यूरिसडिक्शन मतलब कोर्ट की क्या पावर्स हैं उस केस को डील करने की। ज्यूरिसडिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन पेक्यूनरी लिमिट, मतलब क्या यहाँ पे अमाउंट आपके केस कोर्ट की पावर्स के विद इन फॉल कर रहा है या नहीं, या फिर सब्जेक्ट मैटर मतलब कैसा टाइप ऑफ केस है। जैसे कंज्यूमर फोरम्स में सिर्फ कंज्यूमर केसेस हो सकते हैं, लेबर कोर्ट्स में सिर्फ लेबर डिस्प्यूट हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम सबके दिमाग में रहता है दैट इज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, जहां पे टेरिटरी के बेसिस पर यहाँ ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है। तो यहाँ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट उठा कि जो ये अक्यूज्ड है ये कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रहता था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये कॉग्निजेंस लेना गलत था, राइट। अब अक्यूज ने इस चीज को चैलेंज किया। अब अगर जस्ट बिकॉज अक्यूज्ड टेरिटरी के बाहर रह रहा है, आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, तो क्या कभी ऐसा केस प्रोसीड नहीं कर सकता? कम से कम कंप्लेनेंट तो है ही ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक प्रोविजन है सेक्शन 225 ऑफ BNSS जो ये बोलता है कि अगर कभी भी ऐसे मैजिस्ट्रेट के सामने केस आया है, कभी भी मैजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कोई भी केस आया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम पोस्टपोन कर सकते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। अब ये इशू ऑफ प्रोसेस मतलब कि सिंपल भाषा में समन्स इशू करना। देखो जैसे ही हमारा कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है उसके बाद हम समन्स भेजते हैं कि भैया आइए आपके खिलाफ ये केस हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर उसी चीज को बोला जाता है इशू ऑफ प्रोसेस। पर कई बार कुछ सिचुएशंस में कोर्ट उस चीज को पोस्टपोन भी कर देता है, मतलब उसे थोड़ा सा टाल देता है। उसके बहुत से रीजंस हैं, पर उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो इस केस से कनेक्ट करता है वो ये है कि जो हमारा अक्यूज्ड है वो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो हमारे मैजिस्ट्रेट साहब हैं उन्हें पोस्टपोन करना मैंडेटरी है। द लॉ सेज दैट द मैजिस्ट्रेट शैल पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस व्हेन द अक्यूज्ड रिसाइड्स आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ अक्यूज ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट को उठाते हुए ये बोला कि आपने जो ये कॉग्निजेंस लिया है ये गलत है। कभी भी आपने ये आगे पोस्टपोन नहीं किया, कहीं आपने इस चीज को प्रोसीड फर्दर नहीं किया, मेरे एरिया के मैजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट नहीं किया। पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस चीज को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, ये इंटरप्रिटेशन लगाते हुए कि ये जो कंप्लाइंस है
ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये बस चॉइस ऑफ द कोर्ट है कि करना है या नहीं करना है। तो अल्टीमेटली ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जिसका हम रूलिंग डिस्कस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने ये बोला कि भाई मैजिस्ट्रेट पे ये कंपल्शन है, इट्स अ स्टैट्यूटरी कंपल्शन, इट्स अ मैंडेट ऑन द मैजिस्ट्रेट्स कि आपको, अगर आपकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का अक्यूज्ड है, तो यहां पर या तो आप इंक्वायरी खुद से कीजिए या फिर आप डायरेक्ट कीजिए इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 225 ऑफ बीएनएसएस। मतलब यहां पर आपको प्रोसीड करने से पहले प्रॉपर इंक्वायरी करनी होगी, कम्युनिकेशन करना होगा, इशू ऑफ प्रोसेस को आपको पोस्टपोन करना होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंडेटरी कंप्लायंस है और यहां पर प्रोसीड नहीं किया जा सकता। और जैसे इस सिचुएशन में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रोसीड कर लिया था, दे डिड नॉट स्टॉप। उन्होंने यहां पर उसके बावजूद भी एक फैसला अक्यूज के खिलाफ सुना दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने उस ट्रायल को विशेट कर दिया था, मतलब कंप्लीटली खारिज कर दिया था उस फैसले को, जो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का था। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है, कोई भी पैसेज में ऐसा आपका क्वेश्चन आ जाता है, एलेट में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा रहा है, दैट कैन अ मैजिस्ट्रेट प्रोसीड फॉर कॉग्निजेंस और प्रोसीड फॉर इंक्वायरी और इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट समवन जो आपकी jurisdiction के बाहर है? तो आंसर इज गोइंग टू बी नो, एंड दैट इज इन गोइंग टू बी रिगार्ड विद द राजीव मेहता डिसीजन एंड सेक्शन 225 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने हीरो जजमेंट ऑफ द डे पे, विच इज निखत परवीन आलियास खुशबू वर्सेस रफीक आलियास शीलू 2026 का केस। इस केस में जो वाइफ थी, शी वॉज अ डोमेस्टिक वर्कर, राइट, एंड उसकी 2006 में यहाँ पर शादी हुई। ठीक है, और 1 महीने के बाद शी वॉज ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है उसने क्लियरली ये बात बोल दी कि भाई ये जो चाइल्ड है ये मेरा नहीं है, और दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होने स्टार्ट हो गए। ट्रायल कोर्ट में जब मामला पहुंचा, डिस्प्यूट्स हुए, दोनों सेपरेट हुए। ट्रायल कोर्ट में मामला इस वजह से पहुंचा क्योंकि यहाँ पर वाइफ ने पिटिशन डाल दी थी मेंटेनेंस के लिए, खुद का मेंटेनेंस और बच्चे का मेंटेनेंस। तो यहाँ पे जब ट्रायल कोर्ट में मामला पहुंचा, तो रिस्पोंडेंट मतलब हस्बैंड ने यही पॉइंट रखा कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा बिकॉज दिस चाइल्ड इज नॉट माइन। आपको चाहिए तो आप डीएनए टेस्ट ऑर्डर करवा लीजिए। अब तब तक ट्रायल कोर्ट ने पता नहीं कैसे सेक्शन 112 इग्नोर किया हुआ था, उन्होंने यहाँ पे डीएनए टेस्ट को अलाउ कर दिया। डीएनए टेस्ट वाज अलाउड हियर, और जब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आई तो इट वाज वेरी क्लियर कि 0% चांस है कि ये पर्सन इस बच्चे के फादर हैं। तो उसने क्लैरिफाई कर दिया दैट रिस्पोंडेंट एज इन द हस्बैंड वो इस बच्चे के लेजिटिमेट फादर नहीं है। तो यहाँ पे इसी चीज के ग्राउंड पे ट्रायल कोर्ट ने बोला कि भाई नहीं, जब वो फादर ही नहीं है तो वो क्यों मेंटेनेंस दे। अब वाइफ ने फिर से पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी हाई कोर्ट में अपील डाली ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ। हाई कोर्ट ने भी ये बोला कि जब डीएनए रिपोर्ट ऑलरेडी थी हमारे पास तो हम उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं, व्हेन वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द साइंटिफिक प्रूफ दैट दिस person is not the father of the child, we can not burden this particular person with the maintenance। तो ये चीज गलत होगी। तो हाई कोर्ट ने भी यही रीजन देते हुए यहाँ पर फैसला सुना दिया। अब वाइफ अल्टीमेटली पहुंची सुप्रीम कोर्ट, और टू जज बेंच के बाद यहाँ केस लगा। ठीक है, दैट वाज जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस कोटीश्वर। जो ये पूरा जजमेंट था वो जस्टिस संजय करोल ने ओरेट किया था। ठीक है, अब यहां पर एग्जैक्टली प्रोविजन क्या है हमारा? प्रोविजन है हमारा सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, टू बी रेड विद सेक्शन 2B ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। कंक्लूसिव प्रूफ मैं अक्सर तुम्हें क्लास में भी बताती हूँ, दैट इज सिंपली कह दिया ना बस कह दिया सिचुएशन। मतलब
अगर यहाँ पर इफ एनी चाइल्ड इज born ड्यूरिंग द मैरिज, अगर एक बच्चे का जन्म तब हुआ है जब हस्बैंड वाइफ की वैलिड मैरिज चल रही है, ड्यूरिंग द मैरिज, या फिर शादी डिसॉल्व होने के 280 दिन बाद, सो इफ अ चाइल्ड इज born while the valid marriage is going on or within 280 days of the dissolution, तो हमेशा वो बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा हस्बैंड का। तो इफ हस्बैंड एंड वाइफ का एक चाइल्ड बॉर्न होता है वाइल द मैरिज इज गोइंग ऑन, चाहे वो 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, 10 दिन बाद, 6 साल बाद, तो वो बच्चा हमेशा लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा हस्बैंड का। लेजिटिमेसी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वाई? चाहे प्रॉपर्टी के कंसर्न्स हो, चाहे सोशल स्टेटस के एस्पेक्ट में हो, लेजिटिमेसी इज अ वेरी बिग कंसर्न। तो इसलिए यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ माना गया और ये बोला गया कि सिर्फ एक एक्सेप्शन है, नॉन एक्सेस। अगर हस्बैंड नॉन एक्सेस मतलब ये प्रूव कर दे कि उसके और वाइफ के बीच में किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तभी ये माना जा सकता है कि हाँ यहाँ पर ये बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं होगा। ओनली इन दैट सिनेरियो। सिर्फ एक तोड़ है इस पूरी सिचुएशन का, एक एक्सेप्शन है, नथिंग एल्स। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ इस पर्टिकुलर डिसीजन में कोर्ट ने कुछ हमारे प्रेसिडेंट्स को भी रेफर किया। क्या क्या बोला? एक हमारा 1993 का गौतम कुंडू केस था। गौतम कुंडू केस में कोर्ट ने ये बोला था कि हम ब्लड टेस्ट को एज अ रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, एज अ रूटीन ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एज अ रूटीन ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया तो ये जो सोशल स्टिग्मा है ऑन द चाइल्ड, डिग्निटी ऑफ द मदर, उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। इसलिए हम सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को प्रायोरिटी देंगे और कभी भी हम इस लेजिटिमेसी को चैलेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास बस एक रास्ता है, नॉन एक्सेस प्रूव करना। हम एज अ रूटीन ब्लड टेस्ट ऑर्डर नहीं करेंगे। फिर एक लैंडमार्क केस आया, नंदलाल वासुदेव वर्सेस लता नंदलाल। इस केस में कोर्ट ने बोला जब साइंटिफिक एविडेंस हमारे सामने है, जब रिपोर्ट का रिजल्ट हमारे सामने है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस रिपोर्ट साइंटिफिक एविडेंस का सच मानेंगे, ना कि एक फिक्शन। यहां पे सिंपली ये बोला गया, ट्रूथ इज ग्रेटर देन फिक्शन। सबूत जब हमारे सामने ऑलरेडी है कि साइंटिफिक एविडेंस से प्रूव हो गया लेजिटिमेसी है या नहीं, तो यहां पर सेक्शन 112 की प्रिजम्पशन को हम रिबटेबल मतलब चैलेंज भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। ठीक है, ये एक अपने आप में लैंडमार्क डिसीजन बना। फिर उसके बाद 2024 में अपर्णा अजिंक्य के केस में कोर्ट ने ये बोला फिर से कि डीएनए टेस्ट बार बार ऑर्डर नहीं कर सकता है कोर्ट। बार बार क्या, एक बार भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड एंड मदर के अगेंस्ट इंपैक्ट कर सकता है। एंड अल्टीमेटली लास्ट ईयर एक ऐसा फैसला आया था जिससे बहुत तहलका भी मचाया था, जहां पे वाइफ ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ये बच्चा मेरे हस्बैंड का नहीं है, ये बॉयफ्रेंड का है। पर कोर्ट ने बोला हम आपकी बात नहीं सुन सकते हैं, वेरी सॉरी, क्योंकि डीएनए टेस्ट करवाने तो बोला ट्रायल कोर्ट ने, पर वहां पे बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया। उन्होंने ये बोला भाई इतने साल हो चुके हैं, मैं अपनी नई फैमिली बना चुका हूं, मेरी प्राइवेसी इंपैक्ट होगी। एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इन इवन रत्नम वर्सेस मिलन जोसेफ ये बोल दिया कि डीएनए टेस्ट सिर्फ तभी ऑर्डर किया जा सकता है बाय द कोर्ट जब वो इमिनेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी पे इंपैक्ट डाल सकता है, किसी की पूरी बसी बसाई जिंदगी पे इंपैक्ट डाल सकता है। सो अल्टीमेटली इन सारे फैसलों को देखते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक तरफ ट्रायल कोर्ट ने जो डीएनए टेस्ट ऑर्डर किया, हमारे पास उसकी रिपोर्ट्स हैं, क्लियर है कि ये इंसान उसका फादर नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक प्रोविजन है जो ये बोलता है कि हम इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू नॉन एक्सेस का पॉइंट। तो कोर्ट जब दुविधा में फंसा, उन्होंने ये बोला कि कितना गलत होगा कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन को बर्डन कर रहे हैं एक ऐसे बच्चे के मेंटेनेंस के लिए जो उसका है ही नहीं। साइंटिफिक पॉइंट ओवर द फिक्शन, राइट? तो साइंटिफिक रीजनिंग को प्रिवेल करवाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट वाला ही रीजनिंग दिया, एंड अल्टीमेटली ये बोला कि
डीएनए टेस्ट अगर नहीं होता हमारे सामने तो हम 112 लगाते या फिर हम 116 ऑफ बीएसए लगाते, पर क्योंकि मेरे सामने रिजल्ट है, ऑब्वियसली मैं साइंटिफिक एविडेंस को प्रायोरिटी दूंगी। डीएनए टेस्ट यूजुअली स्टिग्मा ऑफ इलेजिटिमेसी को हटाने के लिए दिया जाता है कि बच्चा इलेजिटिमेट ना डिक्लेयर हो जाए। बट अगर ऑलरेडी रिपोर्ट हमारे सामने है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एंड इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ट सर्व्ड जब हम सच एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। इसलिए यहां पर हम उसे कंपेल नहीं कर सकते हैं मेंटेनेंस देने के लिए। एंड अल्टीमेटली यहाँ इस केस में कोर्ट ने यही बोला कि दैट पर्टिकुलर मैन, दैट हस्बैंड विल नॉट बी कंपेल्ड टू पे एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस। उसके लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन को यहाँ बोल दिया कि यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज मदर इज नॉट एबल टू एट द सेम टाइम, यहाँ पर जो हस्बैंड थे मदर के वो लेजिटिमेट फादर नहीं है, तो हम उन्हें बर्डन नहीं कर सकते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ मिनिस्टर पे आ गई। वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लीगल प्रिजम्पशन एंड साइंटिफिक प्रूफ, तो यहाँ पर द लैटर मस्ट प्रिवेल। लैटर मतलब कि साइंटिफिक प्रूफ प्रिवेल करेगा। तो अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग रहने वाला है। जहां रिपोर्ट नहीं है तब तो 116 जीतेगा, तब तो मेरा लॉ जीतेगा। पर अगर कहीं मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, प्रूफ है, तो डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज गोइंग टू विन। ठीक है, यही था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू गाइज एंजॉयड। और कोई फैसला जो तुम्हें लगा हो कि इस हफ्ते का इंपॉर्टेंट था, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। और इस हफ्ते ऑल इंडिया ओपन मॉक भी था, कैसा रहा ऑल इंडिया ओपन मॉक, वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एनालिसिस, कब आएगा, एनालिसिस कैसे करना है, क्या स्कोर्स गए, आपका क्या रैंक गया, रिजल्ट आया या नहीं, कॉल किस पे करना है, 6363286363 पे, and we'll surely get back to you. ठीक है, thank you so much guys, happy weekend and we'll see you super soon.